नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं समकालीन राजनीतिक चिंतक। कल हम लोगों ने इस श्रृंखला में ग्रामसी के बारे में डिटेल में बातचीत किया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक और राजनीतिक चिंतक, जैसा कि आप जानते हैं, रेमंड एरन के बारे में चर्चा करेंगे। रेमंड एरन फ्रांसीसी राजनीतिक फिलोसफर हैं और ग्रामसी इटालियन राजनीतिक चिंतक थे। तो हम लोग इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके विचार के बारे में, इनके राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। ये सभी नौ उदारवाद जो राजनीतिक चिंतक हैं उसके श्रृंखला में आते हैं। और इस श्रृंखला में तीन और महत्वपूर्ण जो दार्शनिक हैं है एक नोजिक मिल्टन फ्रीडमैन। 1960 से लेकर 2008 के जो कालखंड है उसको नौ उदारवाद के दौर पर जाना जाता है। खास करके राजनीतिक चिंतन के अगर विचार करें उसमें नौ उदारवाद के रूप में जाना, जिसे इंग्लिश में न्यू लिबरल इज्म कहते हैं। तो आज हम लोग रेमंड एरन के बारे में खास तौर पर बात करेंगे और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं प्रोफेसर MP जैन साहब। आप खुद राजनीतिक चिंतक हैं और कई पुस्तकों के रचयिता हैं। खास करके इनका जो काम रहा है पॉलिटिकल थ्योरी पर रहा है। पॉलिटिकल थ्योरी पर कई पुस्तकें आ चुकी है। पॉलिटिकल थ्योरी, लिबरल एंड मार्क्सियन व्यू क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी और आधुनिक राजनीति के सिद्धांत। प्रोफेसर जैन साहब, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में 40 वर्षों तक राजनीतिक शास्त्र पढ़ाते रहे हैं और आपकी पुस्तक काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आपके ज्ञान और जो अनुभव है वो हम लोगों को रेमंड एरन के बारे में समझने में लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ आमंत्रित करता हूं कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। धन्यवाद अमृत जी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेमंड एरन। 20वीं शताब्दी को हम मुख्यतः दो भागों में बांट के चलते हैं। एक 1950 तक की शताब्दी, जिसकी तीन मुख्य घटनाएं हमारे सामने पेश होती है, और एक आधी घटना और उसके साथ। पहली घटना उसके अंदर रही पहला महायुद्ध, दूसरी घटना रूस की क्रांति और तीसरी घटना फाशीवाद का उदय और दूसरा महायुद्ध। इसके अलावा चौथी घटना हम यूनाइटेड नेशंस का जन्म मान करके चल सकते हैं। कल हमने डिस्कस किया ग्रामसी के बारे में, जो पहले अर्धांश यानी कि 1950 तक के वामपंथी विचारक थे। आज हम डिस्कस करेंगे 1950 के बाद के दार्शनिक रेमंड एरन के बारे में, जो फ्रांस के विचारक थे। रेमंड एरन के बारे में हम एक परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके समय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और उनके मुख्य विचारों के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके मुख्य विचारों में महत्वपूर्ण विचार है उनके औद्योगिक समाज के बारे में, जो 1950 के बाद उन्नत पूंजीवादी देशों में तथा समाजवादी देशों के अंदर समान रूप से विकसित हुआ। उसके बाद उनके विचार हम देखेंगे सर्व अधिकार अधिनायकवाद के बारे में, जो फाशीवाद के बाद उनके विचार से समाजवादी देशों में स्थापित हुआ। फिर हम उनके विचार देखेंगे उदारवादी प्रजातंत्र के बारे में, उदारवादी प्रजातंत्र की आवश्यकताएं, उदारवादी प्रजातंत्र का क्या अर्थ है, क्या उसकी विशेषताएं इत्यादि। और अंत में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में रेमंड एरन के विचार। सबसे पहले रेमंड एरन के परिचय के रूप में, वो 1905 में पैदा हुए और 1983 में मृत्यु को प्राप्त हुए फ्रांस के जाने माने समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री, इतिहासकार
और दार्शनिक विचारक थे। उनके विचार बहुआयामी थे। उन्होंने केवल राजनीति पे विचार नहीं दिए, बल्कि मुख्यतः इतिहास और समाजशास्त्र पर उनके विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण विचार हैं। वो 20वीं शताब्दी की घटनाओं की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यक्षदर्शी थे। सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था और उनकी ऑब्जर्वेशंस के आधार के ऊपर उन्होंने अपने विचार पेश किए और उनके विचार आलोचनात्मक थे और उन्होंने कुछ नए विचार दिए, जिनमें से एक था धर्मनिरपेक्ष धर्म का। विचारधाराओं के वो कट्टर दुश्मन थे। उन्होंने फासीवाद को, समाजवाद को, मार्क्सवाद को एक धर्मवाद के साथ जोड़ा कि ये धर्म की तरह अंधविश्वास के आधार के ऊपर स्थापित किए गए हैं। और उनकी महत्वपूर्ण किताब बुद्धिजीवियों की अफीम, ओपियम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, जो 1955 में प्रकाशित हुई, उसके अंदर उन्होंने घोषित किया कि मार्क्सवादी बुद्धिजीवी ये अफीम खा करके जी रहे हैं विचारधारा की, और समाजवादी देशों में हो रही मानव अधिकारों के हनन को वो लोग उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो इस तरीके से रेमंड एरन फ्रांस के एक अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक के रूप में हमारे सामने पेश होते हैं और इनका जीवन काल फ्रांस के अंदर ही अधिकतर गुजरा। केवल 4 साल के लिए जब फ्रांस का पतन हो चुका था, पेरिस के ऊपर हिटलर की सेनाओं का कब्जा हो गया 1941 में, और उससे 1945 तक ये इंग्लैंड में रहे जॉर्ज डिगोल के साथ। गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल डिगोल की थी, उसके साथ जुड़ करके रहे, वहाँ इन्होंने पत्रिका का संपादन किया। उसके अलावा सारी उम्र ये फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाते रहे। 1928 के अंदर इनको स्कॉलरशिप मिली। उस स्कॉलरशिप के लिए जीन पाल सार्त्रे, जो उनके सहपाठी थे, उन्होंने भी अप्लाई किया था, लेकिन उनको उस साल नहीं मिल सकी, उनको अगले साल मिली और उसके बाद इन्होंने 2 साल तक जर्मनी में अध्ययन किया। उसके अलावा सारे उम्र फ्रांस की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे और इनकी लेखन शैली, लेखन भाषा मुख्यतः फ्रेंच लैंग्वेज थी। इसीलिए ये अमेरिका और इंग्लिश विश्व के अंदर उतने अच्छी तरीके से प्रसिद्ध या जनमान्य नहीं हुए जितने की इनको होना चाहिए था। इनकी मृत्यु 1883 के अंदर पेरिस में हुई, यानी आज से करीब 30 साल पहले। यानी कि ये मुख्यतः समकालीन दार्शनिक थे, हमारे समय के दार्शनिक हैं और 1950 की घटनाओं के एक कीन ऑब्जर्वर, प्रत्यक्षदर्शी तथा पर्यवेक्षक होने के नाते इन्होंने उसके बारे में अपने विचार पेश किए। क्या समय था वो समय जिसके अंदर ये जी रहे थे? 1950 के बाद का समय है, द्वितीय महायुद्ध का बाद का समय, एक अजीबोगरीब समय था। 1945 के अंदर महायुद्ध समाप्त हुआ। महायुद्ध की खूबी ये थी कि इस महायुद्ध में फांसीवादी ताकतों के खिलाफ, इटली और जर्मनी के खिलाफ रूस और अमेरिका और इंग्लैंड कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रहे थे। रूस और अमेरिका का सहयोग था इस युद्ध के अंदर। लेकिन जब युद्ध की समाप्ति हुई, शांति के लिए बैठक हुई, याल्टा कॉन्फ्रेंस 1943-44 में, जिसके अंदर अमेरिका के रूजवेल्ट, इंग्लैंड के चर्चिल और रूस के स्टालिन एक साथ समझौता वार्ता के लिए बैठे। आपस के अंदर ये तय करने के लिए बैठे कि 1945 में जब युद्ध खत्म हो जाएगा या आगे आने वाले समय में जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो क्या नए विश्व की रूपरेखा होगी। ये एक अहम सवाल था। इस सवाल के ऊपर अमेरिका और रूस के अंदर गहरे मतभेद पैदा हुए और इसलिए 1945 के बाद जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया, शांति स्थापित नहीं हुई। शांति के स्थान पर स्थापित हुआ एक नई किस्म का सिलसिला जिसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। 1945 से 45 साल चलने वाला ये शीत युद्ध रूस के 1979 के विक्टर के बाद ही समाप्त हो सका। इस शीत युद्ध की खूबी ये थी कि यह हथियारबंद नहीं था,
ये मार कुटाई और खून खराबे पर आधारित नहीं था। ये शीत युद्ध एक ऐसा समय था जब सारी दुनिया एक गहरे झगड़े के आशंका के वातावरण में जी रही थी। झगड़ा नहीं हो रहा था, लेकिन वैचारिक मार कुटाई, वैचारिक आरोप प्रत्यारोप, वैचारिक तरीके से एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, एक दूसरे को सभ्य और असभ्य गालियां देना, ये तमाम इस 45 सालाना समय की पहचान थी। शीत युद्ध के अंदर एक बेचैनी थी, सारे विश्व को एक चिंता लगी हुई थी, और वो चिंता थी कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। और विश्व युद्ध के लिए शांति को बनाए रखना, रोकने के लिए शांति को बनाए रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि आणविक शक्ति का उदय हो चुका था। आणविक शक्ति दोनों के दोनों खेमों के पास थी। शीत युद्ध की दो पार्टियां थी, एक अमेरिका, एक सोवियत रशिया, और दोनों आणविक हथियारों से पूरी तरीके से लैस थे, और दोनों के पास सारी दुनिया को 10 बार खत्म करने के आणविक हथियार थे। तो ऐसे समय में युद्ध को किसी भी तरीके से रोका जाना चाहिए, और उसके ऊपर रेमंड एरन ने अपने विचार पेश किए। तो इसलिए रेमंड एरन ने देखा अपने समय में, सबसे पहले उन्होंने देखा सोवियत पहला महायुद्ध, फिर देखा रूस के अंदर साम्यवाद का उदय, फिर उन्होंने देखा इटली के अंदर फांसीवाद का उदय 1922 में, फिर 1933 के अंदर हिटलर का उदय जर्मनी में, नाजीवाद का उदय। 1939 में उन्होंने देखा महायुद्ध, दूसरा अत्यंत दुर्दांत युद्ध था, वो दर्दनाक युद्ध था, जिसके अंदर करोड़ों लोगों की जान और माल की हानि हुई, और एक अत्यंत विनाशक युद्ध था ये। उसके बाद उन्होंने देखी 1941 के अंदर फ्रांस की शिकस्त, दर्दनाक शिकस्त। हिटलर की आर्मीज ने पेरिस के अंदर घुसपैठ की, पेरिस को हथिया लिया, और सारे के सारे राजनीतिक सत्ताधारी, सारे के सारे बुद्धिजीवी पेरिस छोड़ करके इंग्लैंड को पलायन कर गए। रेमंड एरन भी उनमें से एक ही था, क्योंकि पेरिस में रहने का मतलब था मृत्यु को आमंत्रित करना। हिटलर ने लगातार 4 साल तक पेरिस के ऊपर अपना कब्जा रखा, फांसीवादी ताकतों ने। पेरिस सबसे महत्वपूर्ण कब्जाया गया प्रांत या शहर था हिटलर की फांसीवादी सेनाओं के द्वारा। उसके बाद 1945 से 90 तक उन्होंने देखा एक शीत युद्ध। तो उसके समय की खूबी ये थी कि युद्ध के बाद एक तरफ से जर्जर सारा का सारा यूरोप हो चुका था। सारे के सारे यूरोप में 1945 के बाद बहुत तेजी से औद्योगिकरण हुआ, एक नए समाज की स्थापना हुई जिसको हम औद्योगिक समाज कहते हैं। उस औद्योगिक समाज को विटनेस कर रहे थे रेमंड एरन। उसकी क्या परिस्थितियां थी, क्या उसकी खूबियां थी, वहां पर विचारधारा का कोई महत्व नाम की कोई चीज नहीं थी। और ये औद्योगिक समाज रूस में और अमेरिका में एक साथ, एक जैसी ढांचे के साथ, एक जैसे उद्देश्य के साथ पैदा हुआ। और हालात ये हुए कि इन दोनों के दोनों औद्योगिक समाजों में कोई किसी किस्म का विशेष अंतर नहीं था, जहां तक कि इसकी कार्य प्रणाली का सवाल था। अमेरिका और रूस के अंदर सैद्धांतिक आधार के ऊपर मतभेद थे, एक पूंजीवादी था और एक समाजवादी संपत्ति के आधार पर चल रहा था। लेकिन औद्योगिक समाज की कैफियत, उसके काम करने का तरीका, उसके अंदर व्यक्तियों के संबंध, मजदूर और मैनेजमेंट के संबंध, दोनों की दोनों व्यवस्थाओं में एक जैसे थे। हम डिस्कस करेंगे औद्योगिक समाज के बारे में, उस समय के बारे में। कोल्ड वार के बारे में मैंने पहले बताया, और इस पूरे के पूरे युद्धोपरांत 38 साल तक रेमंड जीवित रहे। उन्होंने इस पूरे के पूरे समय में इन्हीं तमाम समस्याओं के बारे में हमारे सामने अपने विचार रखे। उनकी मुख्य किताबें थी, सबसे महत्वपूर्ण किताब थी उनकी ओपियम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स।
जो 1955 में प्रकाशित हुई। उन्होंने कहा कि विचारधारा, विशेषकर तानाशाही पर आधारित विचारधारा, बुद्धिजीवियों के लिए अफीम का काम करती है। वो उनके मस्तिष्क को बंद कर देती है, उनकी वो आलोचना की शक्ति छीन लेती है और वो उस विचारधारा के गुलाम बन करके हर उल्टे सीधे काम जो उस विचारधारा पे चल रहे देशों के होते हैं उनका समर्थन करते हैं। वो शक्ति खो बैठते हैं अच्छे बुरे को देखने की। विचारधारा के एक ऐसा अंधकार, एक ऐसा नशा उनके दिमागों में फैलाती है कि वो ऐसा नहीं चलते। 3 तरह की विचारधारा उन्होंने पकड़ी, समाजवाद, साम्यवाद और फांसीवाद। ये 3 विचारधाराएं हैं जो मनुष्य को एकदम मतांध बना देती है, उसके सोचने समझने की शक्ति छीन लेती है, उसको अफीमची बना देती है, वो नशे में आ जाता है इन विचारधाराओं के। ये बात वो सात्रे के संदर्भ में कह रहे थे। सात्रे, जी पाल सात्रे, महत्वपूर्ण अस्तित्ववादी फ्रांस के, वो उनके क्लास फेलो थे, मित्र भी थे, दुश्मन भी थे, क्योंकि दोनों के विचारधाराएं, चिंतन प्रणाली, सोचने का तरीका और तमाम चीज़ें अलग थी। जीन पाल सात्रे ने 1980 के अंदर आत्महत्या कर ली और उनका देहांत हो गया। वो इनसे 3 साल पहले मृत्यु को प्राप्त हुए, 3 साल इन्हीं की उम्र के थे। दूसरी इनकी सबसे पहली किताब थी सेंचुरी ऑफ टोटल वॉर, 1951 में प्रकाशित हुई। इस किताब के अंदर इन्होंने नए शुरू कोल्ड वार के बारे में हमारे सामने अपने विचार रखे। इनका कहना था कि अब भी विश्व युद्ध के बंद हो जाने के बाद भी आज भी विश्व आपस में एक दूसरे के साथ टोटल वॉर के अंदर, टोटल युद्ध के अंदर लगा हुआ है। तीसरी किताब इनकी डेमोक्रेसी और टोटलिटेरियनिज्म, यानी कि प्रजातंत्र और सर्व अधिकारवाद प्रकाशित होती है। वो प्रकाशित होती है 1958 के लेक्चर्स के आधार के ऊपर 1958 में। 1968 के अंदर इसका ऑक्सफोर्ड एडिशन निकला। एक अत्यंत महत्वपूर्ण किताब उनकी मानी जाती है डेमोक्रेसी एंड टोटलिटेरियनिज्म, ओपियम ऑफ इंटेलेक्चुअल के बाद। इस किताब के अंदर इन्होंने सर्व अधिकारवाद के ऊपर, टोटलिटेरियनिज्म यानी कि सर्व अधिकारवाद के ऊपर एक तकड़ा, गहरा, करारा प्रहार किया। और चौथी किताब इनकी प्रकाशित होती है 1962 में, पीस एंड वॉर, शांति और युद्ध। अक्सर शांति और युद्ध की जब बात की जाती है तो वार एंड पीस के रूप में की जाती है। टॉलस्टॉय का उपन्यास वार एंड पीस, लेकिन रेमंड एरन ने अपनी पुस्तक का नाम रखा पीस एंड वॉर। पीस ज्यादा महत्वपूर्ण है न कि वॉर। और इस किताब का मुख्य मुद्दा यह था कि कोल्ड वार के अंदर ग्रसित विश्व को किस तरीके से हम शांति के आधार के ऊपर चलने दें, शांति की स्थापना कैसे हो। तो इस तरीके से 4 पुस्तकें सबसे पहले प्रकाशित हुई, सेंचुरी ऑफ टोटल वॉर, उसके बाद प्रकाशित हुई द ओपियम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स 1955 में, उसके बाद प्रकाशित हुई डेमोक्रेसी एंड टोटलिटेरियनिज्म 1958 में, और अंत में 1962 के अंदर प्रकाशित पुस्तक पीस एंड वॉर यानी कि शांति और युद्ध। ये 4 इनकी महत्वपूर्ण राजनीतिक रचनाएं हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रकाशित लेख, बहुत सारी अन्य पुस्तकें विभिन्न सब्जेक्टों के ऊपर लिखी हैं। जैसा मैंने बताया कि ये बहुआयामी विचारक थे। ये केवल राजनीति के बारे में ही नहीं सोच रहे थे, लिख रहे थे, बल्कि इतिहास, अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र इत्यादि भी इनकी रचनाओं के मुख्य केंद्र थे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनके मुख्य विचार। इनके मुख्य राजनीतिक विचारों में से 4 हम विचार के बारे में डिस्कस करेंगे जो उनके मुख्य विचार हैं। पहला, औद्योगिक समाज के बारे में इनके विचार। दूसरा, सर्वाधिकारवाद यानी कि टोटलिटेरियनिज्म के बारे में इनके विचार कि टोटलिटेरियनिज्म है क्या।
डेमोक्रेसी से भिन्न एक व्यवस्था है, तानाशाही कहते हैं इसको हिंदी के अंदर, सर्वाधिकारवाद भी कहते हैं। यहाँ पर किसी किस्म की कोई आज़ादी, किसी किस्म के अधिकार जनता को नहीं होते और राज्य सर्वसत्ताधारी होता है। तीसरे लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवादी प्रजातंत्र पर इनके विचार। और चौथे और अंतिम, अंतर्राष्ट्रीय संबंध शीत युद्ध में घिरी दुनिया के अंदर किस आधार पर स्थापित होने चाहिए। पहले इनके हम विचार देखेंगे औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज है क्या? पूंजीवाद का उदय 18वीं 19वीं शताब्दी के अंदर हुआ, कंसोलिडेशन हुआ पूरी तरीके से, उद्योग धंधों का विस्तार हुआ। लेकिन द्वितीय महायुद्ध के बाद जब सारा विश्व तहस नहस हो चुका था, तब उन्नत पूंजीवादी देशों में और रूस के अंदर औद्योगिक समाज की स्थापना हुई। औद्योगिक समाज महज आर्थिक कंसेप्ट नहीं है। औद्योगिक समाज का अर्थ है उस समाज के अनुसार लोगों की मनोदशा के अंदर परिवर्तन होना, समाज का ढांचा उसी तरह से होना, उद्योगों के अंदर मजदूरों के और उद्योगपतियों के और मैनेजर्स के संबंध का होना, एक नई वर्ग व्यवस्था निकल करके आई जिसको हम मैनेजर्स कहते हैं, एक नया पद सोपान निकल करके आया जिसके अंदर हम अफसर और वर्कर्स मान करके चलते हैं, और एक नया चिंतन निकल करके आया जिसको हम उपभोक्तावाद के नाम से जानते हैं। तो औद्योगिक समाज एक राजनीतिक आर्थिक इकाई नहीं है, इसके बहुत सारे सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक पहलू हैं। इस समाज की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि औद्योगिक समाज उन्नत पूंजीवादी देशों में और समाजवादी देशों में एक जैसे रूप में, एक जैसे समय में उभर करके आया। इन दोनों समाजों की विशेषताएं एक जैसी थी। सिद्धांत के अंदर पूंजीवादी समाज अलग आर्थिक और राजनीतिक दर्शन पर खड़ा होता है, और उसी तरीके से समाजवादी समाज एक अलग आर्थिक और राजनीतिक दर्शन पर आधारित होता है। लेकिन औद्योगिक समाज ने दोनों की दूरियां मिटा दी, क्योंकि औद्योगिक समाज की विशेषताएं दोनों देशों में एक जैसी थी। अधिक से अधिक उत्पादन किसी भी तरीके से कम लागत के ऊपर अधिक से अधिक उत्पादन होना चाहिए। टेक्नोक्रेट्स को पूरी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, मैनेजर्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन दोनों को अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो मजदूरों के ऊपर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर सके। यानी कि सारे के सारे मामले में दोनों के दोनों देशों में, दोनों के दोनों मतलब व्यवस्थाओं में, समाजवादी में और उदारवादी में एक रूपता देखने को मिली। एक नए किस्म का पद सोपान, हायरार्की निकल करके आई। संपत्ति के मालिक इतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितने कि मैनेजर्स थे। उद्योगों का नियंत्रण पूंजीपतियों के हाथ से निकल करके पब्लिक कंपनीज के हाथ में आ गया, और उनके अंदर शेयर होल्डर्स मुख्य थे। पूंजीपतियों की भूमिका मैनेजिंग डायरेक्टर्स की रह गई एज पर उदारवादियों के। मार्क्सवादी इस चीज को नहीं मानते। अगर वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे तो वो पूंजीपति की हैसियत से थे कि उनका अधिकतर हिस्सा था। तो इस तरीके से औद्योगिक समाज एक नए किस्म का, नए आधारों पर स्थापित, नए मूल्यों पर स्थापित समाज के रूप में हमारे सामने पेश होता है। ये मैनेजरियल सोसाइटीज को पैदा करता है। वो सोसाइटियां जहां मैनेजर्स ही महत्वपूर्ण हों और ओनर्स ना हों। बर्नहेम ने अपनी पुस्तक मैनेजरियल रेवोल्यूशन में इस सिद्धांत की कैफियत
इस समाज की कैफियत हमारे सामने पेश की। औद्योगिक समाज ने विचारधारा के महत्व को, विचारधारा के प्रभाव को काफी कुछ हद तक कम कर दिया और इसीलिए 1960 के अंदर डैनियल बेल जैसे लोगों ने विचारधारा के अंत की घोषणा कर डाली कि आज की दुनिया में विचारधारा का अंत हो चुका है, अब कोई इश्यू लड़ने भिड़ने की नहीं रहे। उदारवादी समाज और समाजवादी समाज एक जैसे हो चुके हैं, उनकी समस्याएं एक है, उनकी कार्यप्रणाली एक है, उनके अंदर मानवीय संबंध एक जैसे हैं और वर्ग संघर्ष का विनाश हो चुका है। अब सारी दुनिया में कहीं वर्ग संघर्ष नहीं रहा, क्योंकि अब नए पद सोपान, नई हायरार्कीज निकल करके आ गई हैं। संपत्ति का कोई ज्यादा महत्व नहीं हुआ और इसके बाद उदारवादियों ने इसके बाद पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड की घोषणा कर डाली। पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी, पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड और पोस्ट मॉडर्निज्म का एक सिद्धांत के रूप में वहां पे जन्म होता है। तो इस औद्योगिक समाज के चिंतनकार के रूप में रेमंड एरन हमारे सामने पेश होते हैं और उनकी मुख्य धारणा ये थी कि आज की दुनिया में विचारधाराओं का इतना महत्व नहीं है जितना कि इस बात का है कि उदारवाद क्या है और सर्वाधिकारवाद क्या है। दूसरे उनके विचार थे बड़े महत्वपूर्ण विचार टोटलिटेरियनिज्म के बारे में। सर्वाधिकारवाद क्या है? शीत युद्ध का मुख्य मुद्दा था कि उदारवादी देश, पूंजीपति देश समाजवादी देशों के ऊपर तोहमत लगा रहे थे कि तुम्हारे यहां अधिनायकवाद है, तुम्हारे यहां तानाशाही चल रही है, अधिकारों का हनन हो रहा है, समानता के नाम के ऊपर स्वतंत्रता छीनी जा रही है, ना ही स्वतंत्रता है ना ही समानता है। और स्टालिन के दौर के अंदर उन्होंने कहा कि यहां सिर्फ डंडा चल रहा है, ये मानवता विरोधी शासन व्यवस्थाएं हैं। समाजवाद का झूठा झांसा देकर के इन्होंने लोगों को लूटा है और क्रांति के बाद स्थापित व्यवस्था अमानवीय है, मानवता के हर नियम के विरुद्ध है। दूसरी तरफ समाजवादी देश ये नारा दे रहे थे कि हमारे यहां सच्चा प्रजातंत्र है, वर्कर्स डेमोक्रेसी है। हालांकि ये मजदूर वर्ग की तानाशाही के नाम से स्थापित है, लेकिन ये मजदूर वर्ग के लिए प्रजातंत्र है और मजदूर वर्ग क्योंकि तादाद में बहुत ज्यादा है इसलिए ये अधिकतर लोगों का पूंजीपति वर्ग के ऊपर जो बहुत ही छोटी तादाद में उसके ऊपर एक तानाशाही है। इसीलिए ये सच्चा प्रजातंत्र है, पीपुल्स डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है। और पूंजीवादी देशों में चल रहा जनतंत्र पूंजीपति वर्ग के लिए जनतंत्र है, मजदूर वर्ग के ऊपर तानाशाही है। मुख्य मुद्दा तानाशाही और प्रजातंत्र का था, सर्वाधिकारवाद का और प्रजातंत्र का था। तो ऐसे समय में यह कहना कि कौन प्रजातांत्रिक है और कौन नहीं, एक अहम मुद्दे के रूप में राजनीतिक विचार विमर्श के अंदर पैदा होता है। रेमंड एरन ने सर्वाधिकारवाद को एकाधिकारवाद से जोड़ा। उन्होंने कहा कि सर्वाधिकारवाद एकाधिकारवाद है। एकाधिकारवाद का मतलब है जब सत्ता किसी एक वर्ग के हाथ में हो, बहुलवादी सत्ता ना हो, जब शक्ति सारी की सारी एक पार्टी के हाथ में हो और वही पार्टी उसके ऊपर हर तरीके से नियंत्रण करके बैठी हो, तब एकाधिकारवाद स्थापित होता है। तो पहली चीज उन्होंने सर्व अधिकारवाद को एक अधिकारवाद के नाम दिया, मोनोपोलिस्टिक पावर। जहां पर किसी एक वर्ग के, एक पार्टी के हाथ में हो तो तब इसको हम सर्व अधिकारवाद कहेंगे। 5 खूबियां उन्होंने सर्व अधिकारवाद की बताई। पहली कि वहां पर केवल एक पार्टी का शासन होगा और सारी की सारी राजनीतिक गतिविधियों में इस एक पार्टी का एकाधिकार होगा, मोनोपोली होगी। यानी कि मोनोपोली एक ही पार्टी के हाथ में होनी चाहिए। सोवियत रूस और चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना दोनों के पास केवल
पावर थी। वहां कोई दूसरी पार्टी बनाने का कोई अधिकार जनता को नहीं था, ना ही कोई रिवाइवल पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी के पास ही सारे सूत्र सत्ता के थे। सारी राजनीतिक गतिविधियों के अंदर एकमात्र एक छत्र शासन कम्युनिस्ट पार्टी का था। दूसरी तरफ अमेरिका, इंग्लैंड के अंदर दो पार्टी, कुछ अन्य देशों के अंदर बहु पार्टी सिस्टम था और हर आदमी को एक नई पार्टी बनाने का अधिकार भी था उन देशों में। तो इसलिए पहली चीज सर्वाधिकारवाद की एक बुनियादी आवश्यकता के रूप में रेमंडेरन ने कहा कि एक पार्टी का शासन सर्वाधिकारवादी शासन की पहली पहचान है और इस कसौटी के ऊपर अमेरिका एकाधिकारवादी या तानाशाही नहीं था, सोवियत रूस था। दूसरा उन्होंने कहा कि सर्वाधिकारी शासन व्यवस्था के अंदर राज्य की एक विचारधारा होती है। सोवियत रूस के अंदर खुल्लम खुल्ला राज्य की विचारधारा मार्क्सवादी थी, लेकिन अमेरिका के अंदर राज्य की कोई विचारधारा नहीं थी उदारवाद के अलावा। उदारवादी एक विचारधारा थी, लेकिन वो राज्य की विचारधारा नहीं थी, सामाजिक मूल्यों के ऊपर आधारित, राजनीतिक मूल्यों पर आधारित चल रही राजनीतिक व्यवस्था थी। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के ऊपर आधारित एक व्यवस्था थी। तो स्टेट आइडियोलॉजी होती है और वो जो पार्टी शासन में हो रही होती है वो उस स्टेट आइडियोलॉजी को लेकर के चलती है। सोवियत रूस और चाइना के अंदर वहां की कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को मार्क्सवादी पार्टी के नाम से घोषित करती थी, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर विभिन्न पार्टियां वो कोई स्टेट आइडियोलॉजी लेकर के नहीं चलती थी। यानी कि सीधी सी बात यह है कि तानाशाही देशों के अंदर राज्य की एक विचारधारा होती है। जर्मनी के अंदर वहां की विचारधारा फासीवाद होती थी। फासीवाद वहां की खुल्लम खुल्ला विचारधारा थी। फासीवादी दर्शन, फासीवादी नियम, फासीवादी दार्शनिक वहां सत्ता का मार्गदर्शन कर रहे थे और कोई भी फासीवाद के खिलाफ की विचारधारा के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं रखता था। तो राज्य की एक विचारधारा होती है सर्वाधिकारी वाली शासन के अंदर। ये एक दूसरी बात थी एक तानाशाही की या सर्व अधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था की। तीसरी बात थी कि सूचना के तमाम माध्यमों के ऊपर राज्य की मोनोपोली होती है। जितने भी मास मीडिया है, जनसंचार के, जनप्रचार के साधन है, मास मीडिया जिसको हम बोलते हैं, उस मास मीडिया के ऊपर राज्य का कंप्लीट नियंत्रण होगा। राज्य या पॉलिटिकल पार्टी का नियंत्रण होगा। विचारों का आदान प्रदान, विचारों का कंपटीशन नहीं होगा सर्वाधिकारीवादी सत्ता के अंदर। टेलीविजन, प्रेस, तमाम राज्य नियंत्रित होंगे। राज्य का नियंत्रित मतलब राज्य का पूरा कंट्रोल होगा सारे के सारे मास मीडिया में। दूसरे शब्दों के अंदर विचारों का स्वतंत्रता नहीं होगी। आप केवल वही विचार एक्सप्रेस कर सकते हैं जो राज्य को सूट करते हों। यह तीसरी कैफियत हुई। इस आधार के ऊपर उन्होंने कहा कि सोवियत रूस और चाइना, कम्युनिस्ट चाइना, जो 1949 के बाद वहां पर स्थापित हुआ शासन व्यवस्था, ये दोनों की दोनों सर्व अधिकारवादी हैं। इंग्लैंड और अमेरिका सर्व अधिकारवादी नहीं है, क्योंकि वहां पर ओपन सोसाइटी है, ओपन मीडिया है, विचारों को एक्सप्रेस करने का हर आदमी को बुनियादी हक है और विचारों के बीच आपसी कंपटीशन है। विचारों के ऊपर किसी की एक की मोनोपोली नहीं है। इसके बाद चौथी बात उन्होंने कहा कि सर्वाधिकारवाद के अंदर राज्य की अर्थव्यवस्था होगी। अर्थव्यवस्था के ऊपर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होगा। राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था में कोई भी फर्क नहीं होगा। सारी की सारी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति एक ही ग्रुप के हाथ में होगी। यह सर्वाधिकारवाद की चौथी पहचान मानी जाएगी। रूस और चीन के अंदर
अर्थव्यवस्था के ऊपर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर स्टेट का कंट्रोल था। अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर आर्थिक शक्ति पूंजीपतियों के हाथ में थी और राजनीतिक शक्ति राज्य के हाथ में थी, और दोनों शक्तियां अलग अलग थी। मिल्टन फ्राइडमैन ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म और फ्रीडम 1973 के अंदर प्रकाशित के अंदर घोषित किया कि पूंजीवाद आजादी की पहली आवश्यकता है। उनका मुख्य तर्क यही था कि पूंजीवाद के कारण राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्तियों के अंदर अलगाव हो जाता है। एक तरफ राजनीतिक शक्ति राज्य के पास, दूसरी तरफ आर्थिक शक्ति पूंजीपतियों के पास, और शक्तियों के अंदर इस तरह का विभाजन हो जाने से लोगों की आजादियां महफूज रहती है, सुरक्षित रहती है। और जहां आजादियां सुरक्षित हो वही प्रजातंत्र है। तानाशाही की सीधी परिभाषा है कि वहां कोई किसी किस्म की आजादी नहीं होती। तो इस आधार के ऊपर चौथी कैफियत, चौथी विशेषता सर्वाधिकारवाद की जो रेमंड एरन ने बताई वो थी आर्थिक शक्ति, आर्थिक साधनों में और राजनीतिक शक्ति के अंदर एक कोई भेदभाव ना होना और दोनों एक ही आदमी के पास में रहनी। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बताया कि सर्वाधिकार के अंदर वैचारिक आतंकवाद होता है। वैचारिक आतंकवाद का मतलब हुआ कि कोई किसी भी व्यक्ति को राज्य सत्ता के खिलाफ या राज्य सत्ता के समर्थित विचारधारा के खिलाफ बोलने का एक शब्द भी अधिकार नहीं होता। और जो कोई भी उसके खिलाफ झंडा या डंडा उठाता है, आवाज उठाता है या किसी किस्म की प्रतिक्रिया देता है, राजनीतिक सत्ता उसका आतंककारी आधार के ऊपर दमन करती है। उठा लिए जाते हैं वो लोग जो राज्य सत्ता का विरोध करते हों या विरोध करने की क्षमता रखते हों। जैसे इटली के अंदर 1926 में ग्रामशी को उठाकर के अंदर कर दिया गया। रूस के अंदर ढेर सारे आदमियों को स्टैलिन के दौर के अंदर रेमंड एरन के अनुसार पर्जिस के द्वारा खत्म कर दिया गया। और हिटलर ने अपने अपोनेंट्स को बड़ी बेरहमी और बेदर्दी के साथ विचारधारा के आधार पर आइडियोलॉजिकल टेरर से खत्म कर दिया। पार्लियामेंट के अंदर आग लगवा दी रिचस्टैग में, और शाम को इस सारे के सारे अपोजिशन के लीडर्स को उठा करके फांसी पर लटका दिया, ये कहकर के कि इन लोगों ने आग लगाई है और ये प्रजातंत्र के सख्त विरोधी है। एक आइडियोलॉजिकल टेरर, शैतानीपूर्ण टेरर रेमंड एरन के अनुसार तानाशाहियों के अंदर काम करती है। रेमंड एरन ने देखा था जर्मनी के अंदर किस तरीके से दूसरी विचारधाराओं की पुस्तकों को जलाया गया, पूरी की पूरी लाइब्रेरी तहस नहस कर दी गई, विचारों के ऊपर अंकुश लगाने की पूरी चेष्टा की गई, यानी कि आइडियोलॉजिकल टेरर। इसको आज की तारीख के अंदर हम फंडामेंटलिज्म कहते हैं। यानी कि फंडामेंटलिज्म का मतलब ये धार्मिक फंडामेंटलिज्म जिस तरह से होता है, ऐसे ही तानाशाहियों के अंदर आइडियोलॉजिकल फंडामेंटलिज्म होता है। सत्ता किसी भी दूसरे किस्म के विचारों को चलने नहीं देती। 5 कारण इस तरीके से हम देखते हैं, 5 विशेषताएं सर्वाधिकारवाद की रेमंड एरन ने बताई। और इन 5 विशेषताओं के आधार के ऊपर हम ये देखते हैं कि उसने सोवियत रशिया और चाइना को सर्वाधिकारवादी घोषित किया और उदारवादी व्यवस्थाओं को उसने प्रजातांत्रिक घोषित किया। वन पार्टी सिस्टम सिर्फ सोवियत रशिया और चाइना में था। राज्य की विचारधारा केवल रशिया और चाइना के अंदर थी। राष्ट्र के धर्म तो अभी भी है बहुत सारे देशों में। कुछ देशों के अंदर इस्लाम उनका राष्ट्रीय धर्म है, कुछ देशों के अंदर हिंदुत्व उनका राष्ट्रीय धर्म है, जैसे नेपाल। कुछ के अंदर क्रिश्चियनिटी है वो सब। मात्र एक दर्शक है, क्वेश्चन लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए।
कॉल फ्रॉम दिल्ली। जी सवाल पूछिए। ओके, हेलो, जी सवाल पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? किसकी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये तो इस तरह के सवाल, आज के जो टॉपिक है उससे रिलेटेड सवाल पूछिए तो जवाब क्या दिया पूछ रहे जाए। हैं? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? नहीं, हाँ, ये तो आज से रिलेटेड नहीं है जी। ओके, कंटिन्यू करिए सर। तो इस तरीके से टोटलिटेरियनिज्म के 5 जो उन्होंने विशेषताएं बताई। पहली विशेषता पार्टी एक है, दूसरी विशेषता राज्य की विचारधारा के ऊपर आधारित होगा, तीसरा कि सूचना के तमाम यंत्रों के ऊपर उनकी मोनोपोली होगी, चौथा उनके ऊपर वहां पर राज्य की अर्थव्यवस्था होगी और राज्य अर्थव्यवस्था में राज्य का पूरा नियंत्रण होगा, और पांचवा आइडियोलॉजिकल टेरर यानी कि वैचारिक आतंकवाद होगा। इसमें पांचवी विशेषता वैचारिक आतंकवाद के बारे में कुछ वाद विवाद या विचार विमर्श या कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन पहली 4 विशेषताएं सोवियत रूस के अंदर थी। टोटलिटेरियनिज्म यानी कि सर्वाधिकारवाद के बारे में रेमंड अपने विचार ये साबित करने के लिए दे रहे थे शीत युद्ध के दौर में कि रूस और चीन सर्वाधिकारीवादी सत्ताएं हैं और अमेरिका, इंग्लैंड और तमाम पूंजीवादी देश सर्व अधिकारवादी नहीं है। यहां पर उनके विचार बिल्कुल परंपरागत उदारवादी लेखकों जैसे थे। सारे के सारे उदारवादियों के बेसिक तर्क यही थे शीत युद्ध के दौर में कि प्रजातंत्र केवल उदारवादी पूंजीवादी देशों में है, क्योंकि वहां पे 2 पार्टीज हैं, कंपटीशन है, दिस एंड दैट। उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है जी कि पॉलिटिकल थिंकिंग के संदर्भ में जो नया कोई नया जर्नल है जिससे कि यूजीसी परीक्षाओं में थोड़ा लेटेस्ट जानकारी मिल जाए कि कौन कौन से नया रिसर्च टाइप के आ रहा है? ओके, यूजीसी नेट्स कब तैयारी कर रहे हैं, इनका जानकारी ये चाहिए, इनको जानकारी यह चाहिए कि कोई ऐसी पुस्तक, कोई जर्नल जिसके पढ़ कर उत्तीर्ण हो सकते हैं राजनीतिक थिंकिंग के बारे में, राजनीतिक थॉट के बारे में। देखिए, यूजीसी के सिलेबस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक पे अलग अलग पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं। उसके अलावा बाजार के अंदर कम्प्रिहेंसिव पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। तो आप अगर टॉपिक बताएंगे तो उस टॉपिक के हिसाब से किताबें बताई जा सकती हैं, या कम्प्रिहेंसिव किताबों के अंदर आप देख सकते हैं। दूसरी चीज जो सबसे अच्छी और किस्मत से इस समय पढ़ने वाले लोगों के लिए है वो है इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स वहां पर खुली हुई है। माना आपको पढ़ना है किसी भी चिंतनकार के बारे में, पावर व्यू ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, तो आप पावर व्यू ऑफ पॉलिटिक्स इंटरनेट पे खोलिए, गूगल्स में जाइए, वहां पे खोलिए, आपको बहुत सारे उसके अंदर रचनाएं, रेफरेंसेस मिल जाएंगे दुनिया भर के, बहुत सारे इसके अंदर विचार मिल जाएंगे, बहुत सारे लेखकों के विचार मिल जाएंगे, और कंसेप्ट के बारे में आपको बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो इंटरनेट आपको बेसिक जानकारी आपको देगा, और यूजीसी को पढ़ने के लिए आपको बेसिक जानकारी की आवश्यकता है, क्योंकि रिसर्च के लिए पढ़ना अलग होता है और कंपटीशन के लिए पढ़ना अलग होता है। तो इसलिए आप इंटरनेट के द्वारा उपलब्ध सामग्री का इस्तेमाल यूजीसी के नेट के लिए आप कर सकते हैं, और बाजार के अंदर किताबें हैं, और अगर स्पेसिफिक टॉपिक देकर के आप पूछेंगे तो उसके बारे में काफ़ी सारी किताबों के बारे में बाजार के अंदर बताया जा सकता है। ठीक है। तीसरा टॉपिक जिसके बारे में रेमंड एरन ने भी डिस्कस किया वो था लिबरल डेमोक्रेसी का। लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में पहली चीज ये थी कि रेमंड एरन लिबरल डेमोक्रेसी के अंध समर्थक थे। वो लिबरल डेमोक्रेसी को अपने समय के अन्य विचारकों के साथ
साथ मिलते हुए सर्वोत्तम किस्म की शासन व्यवस्था मानते थे, क्योंकि इसके अंदर स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भाईचारा और समाज का विकास निहित था उनके हिसाब से। लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने अपने विचार दिए कि लिबरल डेमोक्रेसी की खूबी यह है कि ये लिबरल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल अब औद्योगिक समाजों की स्थापना के बाद सारे के सारे समाजवादी विश्व को भी घेर कर खड़े हो गए हैं। समाजवादी विश्व के पास अब कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो उदारवादी नियमों को फॉलो करे। और उनका मान्यता ये थी कि समाजवादी देश धीरे 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 उदारवादी प्रजातंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ा साफ और सटीक भविष्य दृष्टा की तरह से उस युग के अन्य दार्शनिकों का भी यही विचार था कि धीरे धीरे पॉलेमिक्स यानी कि उदारवाद और मार्क्सवाद के बीच के जो झगड़े थे वो समाप्त हो जाएंगे और सारे विश्व के अंदर विचारधारा का अंत हो जाएगा। 1993 के अंदर फुकुयामा ने घोषित किया एंड ऑफ हिस्ट्री के अंदर यही कि अब सारे के सारे झगड़े खत्म हो चुके हैं और सारा विश्व उदारवादी आधार के ऊपर स्थापित हो चुका है। तो 20वीं शताब्दी के आखिरी चतुर्थांश में 1970 के बाद यह विचार काफी स्पष्ट तरीके से लोगों को लग रहा था कि रूस का लाल रंग धीरे धीरे उतर रहा है। पहले गुलाबी होगा, फिर उसके बाद और गुलाबी होगा और उसके बाद ये सफेद हो जाएगा। प्रभाव देखने को मिला। आज रूस के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत अरबपति लोग हैं। पुरानी व्यवस्था ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन राष्ट्र के होंगे, एबोलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगा, वो सब भ्रमित साबित हुए। तो रेमंड एरन का यह मानना था तीसरे दशक के अंदर 20वीं शताब्दी के कि उदारवादी देशों के नियम, उदारवादी व्यवस्था के मूल्य वो समाजवादी देशों को भी में भी छा जाएंगे। राजस्थान से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर, ये आपने जो पॉलिटिकल थिंकर्स चल रहा है जी, अंडर ग्रेजुएशन में है और पोस्ट ग्रेजुएशन का अंडर ग्रेजुएशन में है और पोस्ट ग्रेजुएशन में। ओके, इनका पूछना है अंडर ग्रेजुएशन के लिए क्या क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ें पॉलिटिकल। तो स्पेशली हम लोग पॉलिटिकल थिंकर के बारे में पढ़े, तो अगर इनको इनका कहने का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कौन से बुक रेफर करेंगे आप? देखिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर दो तरह के कोर्सेज है, पास कोर्स के, ऑनर्स के। ऑनर्स के कोर्सेज के अंदर पॉलिटिकल थॉट के पेपर्स होते हैं। वहां पॉलिटिकल थॉट 3 अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ाया जाता है। चौथा भाग अब शुरू हुआ है जो हम आज यहां डिस्कस कर रहे हैं। एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट, मेडिवल पॉलिटिकल थॉट, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट और कंटेम्परेरी पॉलिटिकल थॉट। इस सारे के सारे के अंदर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं। तो आपके यहाँ जो थिंकर्स हैं, उन थिंकर्स के आधार के ऊपर आप अपनी अध्ययन शैली को जमाइए। हर थिंकर के बारे में अलग अलग किताबें भी हैं। सारे थिंकर्स के बारे में भी एक किताब है। सारे थिंकर्स के अंदर सर्वोत्तम पुस्तक जो है शैबाइन की मानी जाती है। इंडियन राइटर्स के अंदर भी काफ़ी किताबें आपको उसके अंदर हिंदी और अंग्रेजी के अंदर मिल जाएंगी। तो वो आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर जो दिए गए थिंकर्स हैं उनके बारे में आप देखिए। और क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर काफ़ी सारे थिंकर होते हैं, समय कम होता है, इसीलिए आप किसी एक स्पेसिफिक किताब को टेक्स्ट बुक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और शैबाइन की पुस्तक उसके लिए एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के लिए बेस्ट है। किसकी? F.W. कोकर की किताब आप भी याद रख सकते हैं, रीसेंट पॉलिटिकल थॉट। उसके अंदर आपको 18वीं शताब्दी के बाद के चिंतनकारों का चिंतन मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी किताबें वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में कंप्रीहेंसिव किताबें पेश हुई हैं। कोई भी एक किताब लेकर के आप कर सकते हैं। एक और दर्शक राजस्थान से हैं, उनका सवाल लेते हैं।
जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो सर। जी सवाल पूछिए। हेलो जी जी सुन रहे हैं, सवाल हेलो। पूछिए। सर मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी सर पॉलिटिकल थिंकर में आगे क्या क्या है उसके बारे में बताइए। पॉलिटिकल थिंकर में आगे मतलब क्वेश्चन क्या क्या है, उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए उसके बारे में बताइए। ओके, पॉलिटिकल थिंकर के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसके लिए और क्या क्या करें, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें? पॉलिटिकल थिंकर्स के जी, बारे में जी। कौन? हाँ, इसके बारे में आप बताइए, कौन से पॉलिटिकल थिंकर के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं या टोटल पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में? टोटल पॉलिटिकल थिंकर के बारे में क्या क्या कर सकते हैं क्या? जैसे मैंने बताया कि हर पॉलिटिकल थिंकर के बारे में या तो आप इंटरनेट से आप थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर सकते हैं और वहीं पर आपको दुनिया भर के रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। रेफरेंसेस दो तरह के होंगे। एक रेफरेंसेस होंगे उस थिंकर के बारे में प्रकाशित पुस्तकें, दूसरे रेफरेंसेस होंगे उस थिंकर के द्वारा लिखी गई किताबें, और तीसरे रेफरेंसेस होंगे उस थिंकर के द्वारा दिए गए विभिन्न आइडियाज और उन आइडियाज के बारे में किताबें। मिसाल के तौर के ऊपर रेमन का विचार ओपियम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, अगर आप इसके अंदर खोलेंगे तो ओपियम ऑफ इंटेलेक्चुअल अलग से एक साइट खोल सकते हैं, रेमन आयरन अलग से खोल सकते हैं, रेमन आयरन की हर किताब को अलग से पढ़ सकते हैं इंटरनेट के ऊपर ही, इस तरीके से उपलब्ध है। और वहां पर किताबें देख करके उन किताबों से आप ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। सवाल पैदा ये होता है कि आपको उन किताबें पढ़ के करना क्या है। अगर एक एग्जाम पास करना है तो उसके लिए अलग नजरिया होगा, रिसर्च आप कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग तरह की आपको रणनीति अपनानी पड़ेगी, और अपनी जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं वो उसके लिए अलग होगा। तो आप बेहतर ये है कि आप उसके लिए कोई भी एक किताब किसी भी चिंतनकार की, किसी भी राइटर के ले लीजिए। शेबाइन उसके अंदर मैं समझता हूं कि काफी अच्छी किताब है, या हॉलोवेल के मेन करंट्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट उसके लिए अच्छी किताब है। ठीक है, क्या हैकर की आप ले लीजिए पॉलिटिकल थ्योरी, ये आप कर सकते हैं। और इंटरनेट मैंने जिससे बताया आपको, उसके ऊपर अलग अलग साइटें, सिर्फ आप किताब का नाम या थिंकर का नाम लिख दीजिए, आपके सामने सारे रेफरेंसेस पेश हो जाएंगे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं, फिर अपना जारी रखते हैं अपना रेमन आयरन के बारे में लेक्चर। तीसरा उनका विचार था लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में, जैसे मैंने बताया। और लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने कहा कि ये सार्वभौम तो है ही, उदारवादी देशों के अलावा ये समाजवादी देशों के ऊपर भी धीरे धीरे हावी होता जाएगा। सच्ची भविष्यवाणी थी एकदम। आज चीन के अंदर भी मार्केट इकोनॉमी जैसी चीजें स्थापित हो चुकी है। परंपरागत क्लासिकल मार्क्सिज्म के आधार के ऊपर ना रूस चल रहा है ना चीन चल रहा है। ईस्टर्न यूरोप से लाल झंडा उठ चुका है। वार्सा पैक्ट कंट्रीज अपने आप में लिबरल हो चुके हैं। स्पेन और जैसे जो भी देश थे, यूगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, ये सब एब्सोल्युटली पूंजीवादी आधार के ऊपर पुनर्स्थापित हो चुके हैं। और आज परंपरागत रूप के अंदर वो पोलेमिकल मार्क्सिज्म जैसी चीज कहीं नहीं है। कन्वर्जेंस इसको हम बोलते हैं, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, कन्वर्जेंस, एंड ऑफ हिस्ट्री। ये विचार हम माने या ना माने, मानने में बड़ा कष्ट होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आधुनिक विश्व के अंदर वैचारिक तनाव मार्क्सवाद और उदारवाद के रूप में निकल गया है। एक और दर्शक हैं, श्रीनगर से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है जी कि जितने भी हमारे थिंकर्स हैं, एरिस्टोटल हो गया, मार्क्स हो गया, प्लूटो हो गया, जी हमारे डिफरेंट स्कूल्स हैं हिस्ट्री के, जितने भी वो सारे स्कूल्स हैं मैं उन सबको पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं उन्हें हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। मतलब जो उन्होंने कहा है उन्हीं के विचार, लेकिन हिंदी में। तो ऐसा कोई बुक वगैरह, साइट वगैरह है तो प्लीज आप मुझे रेफर कीजिए। इनकी समस्या है कि इंग्लिश में तो उपलब्ध है सामग्री, लेकिन हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। जो इतने भी थिंकर हैं सोक्रेटिस से लेके अब तक, तो वो कहाँ पढ़ सकते हैं? तो आप बताएंगे। उसके पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पर जाएं और सर का ही लेक्चर सोक्रेटिस से लेके अब तक जो वेस्टर्न थिंकर हुए हैं, करीब 10-15 थिंकर्स के ऊपर हम लोगों ने खुद यहाँ लेक्चर आयोजित करवाया है, और वो सारे सब्जेक्ट, सारे लेक्चर्स उपलब्ध है, तो उसको आप देख सकते हैं। हिंदी में ही है
और बाकी सर बताएंगे पुस्तक क्या क्या उपलब्ध है हिंदी में। देखिए, हिंदी के अंदर पुस्तकें उपलब्ध हैं, वो लोकल पब्लिशर्स आपके हैं, चाहे वो बनारस के हों, चाहे वो लखनऊ के हों, चाहे वो आगरा के हों या कानपुर के हों, या उन्होंने काफ़ी पुस्तकें प्रकाशित की हुई हैं। जेपी सूद की किताबें हिंदी में अवेलेबल है थिंकर्स के बारे में, और वो सारे के सारे कंप्रिहेंसिव थिंकर्स के बारे में हैं। ऐसे आपके लोकल वहाँ पर काफ़ी सारी किताबें थिंकर्स के बारे में हिंदी के अंदर उपलब्ध होगी, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरीज के अंदर। उसके अलावा मैंने जितने भी लेक्चर्स यहाँ पे थिंकर्स के बारे में दिए हैं, हिंदी में सिर्फ इसलिए दिए हैं कि हिंदी पढ़ने वाले लोगों को मटेरियल इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनको हिंदी के अंदर थोड़ा सा समझाया जाए, क्या डिस्कस किया जाए। हिंदी में डिस्कस करना मेरे लिए भी आसान नहीं रहा है। मैंने भी स्लाइड अंग्रेजी में ही बनाई है, लेकिन मैंने हिंदी के अंदर सारे लेक्चर देने की इसलिए कोशिश की है ताकि हिंदी भाषी क्षेत्रों को जो साधन की कमी है उनके पास या लिटरेचर की कमी है उसको थोड़ा सा पूरा किया जा सके। उसमें सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, प्लूटो, प्लेटो, अरिस्टोटल, रोमन चिंतनकार, हॉब्स, लॉक, रूसो सब मैंने हिंदी में डिस्कस किए हैं यहाँ पे, मैकेवली वगैरह सब। टी.एस. ग्रे। तो ये आप थोड़ा सा कर, धीरे धीरे हिंदी के अंदर किताबें आ रही है, हिंदी में आई भी है काफी किताबें। आप वहीं पर अपने लोकल पब्लिशर से पूछेंगे, मिल जाएगी। अब मैं मित्रों से आग्रह करूंगा कि स्क्रीन पर यूट्यूब का जो एड्रेस है वो भी आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जहां सारी जो लेक्चर यहाँ हुई है वो उपलब्ध है। आप पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और देख सकते हैं कौन कौन से चिंतनकार पर लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और उसको सुन सकते हैं। जी सर, कंटिन्यू करिए सर। हाँ, मैं अपना ये एरन के बारे में अंतिम विषय के ऊपर पहुंच गया हूँ, क्योंकि समय कम है, 5 मिनट केवल बाकी रह गए हैं। तो लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में उनके विचार, भविष्यवाणी एक तरीके से हुई कि समाजवादी देशों के अंदर भी लिबरल नियम स्वीकार्य होंगे और धीरे धीरे ये अंतर मिट जाएगा। आज की दुनिया के अंदर लिबरलिज्म और उदारवाद को लेकर के वो पॉलेमिक्स नहीं है जो 30-40 साल पहले थी। अंतिम उनका विचार थे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। उनका मुख्य कंसर्न यह था कि युद्ध को किसी भी तरीके से कैसे भी रोका जाए। 20वीं शताब्दी के आखिरी चतुर्थांश के अंदर सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दुनिया एक बारूद के ढेर के ऊपर बैठी हुई थी। सारी दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण महाशक्तियों के पास एटम बम आ चुका था, एटमिक पावर बन चुके थे। रूस, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, ये तमाम के तमाम न्यूक्लियर महाशक्ति बन चुके थे। अब तो ईरान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान ये सब भी न्यूक्लियर पावर है, साउथ कोरिया भी न्यूक्लियर पावर है। और उस टाइम विश्व के अंदर छोटे मोटे झगड़े के कोई विश्व युद्ध के अंदर परिवर्तन हो जाने की संभावनाएं बन जाती थी। एक तरफ वार्सा पैक्ट कंट्री थे, एक तरफ नाटो कंट्रीज थे, उनके अंदर सारे के सारा युद्ध की संभावनाएं बनी हुई थी। वियतनाम वार लंबा चला, कोरियन वार लंबा चला, कोरिया के 2 टुकड़े हुए, वियतनाम के 2 टुकड़े हुए, सुएज कैनाल को लेकर के झगड़ा, अंतरराष्ट्रीय युद्ध की स्थापना हो गई थी। ऐसे समय में रेमंड एरन ने कहा कि यह बात सरासर गलत है, मैक्स वेबर की, कि हर देश अपने अंदरूनी और बाहर के मामलों के अंदर पूर्णतः आजाद होगा शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए। यह बात अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में नहीं चलेगी। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों के अंदर कोई भी देश शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए पूर्णतः आजाद नहीं होगा। उसको अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय नियम, ट्रीटीज से मर्यादित रहना पड़ेगा। तो फिजिकल फोर्स यूज करने की शक्ति अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में राज्यों से छीन लेनी चाहिए। इस आधार के ऊपर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों के अंदर अंतरराष्ट्रीय कानून, संगठन, मूल्यों की स्थापना की पुरजोर अपील की। तो ये है रहा एरन के बारे में मुख्य बात। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि रेमंड एरन 20वीं शताब्दी के शीत युद्ध के दौर के एक रिप्रेजेंटेटिव, एक मुख्य चिंतनकार हैं। उनको ज़्यादा मान्यता इसलिए नहीं मिली क्योंकि अधिकतर राइटिंग्स उनकी फ्रेंच के अंदर है और अमेरिकन और इंग्लिश विश्व में उनको ज़्यादा महत्व नहीं मिला। उनका मुख्य 2 उद्देश्य थे।
एक लिबरलिज्म के प्रिंसिपल्स को डिफेंड करना, उदारवाद को डिफेंड करना, और दूसरा विश्व शांति के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देना। किसी भी कीमत के ऊपर उस समय के तमाम दार्शनिक चाहते थे कि पॉलिमिक्स को हल्का रखा जाए और मानव जाति को तीसरे युद्ध के खतरे से बचाया जाए। इस दिशा के लिए हम रेमंड आयरन को के महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हैं। धन्यवाद साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लेक्चर को विराम आपके देते अगर हैं। कोई सवाल है, जी, सवाल होते रहने चाहिए, ताजिंदगी चलेंगे, जवाबों की तलाश होती रहेगी। यही राजनीति शास्त्र है। मित्रों इन्हीं सब सवाल खत्म हो जाएंगे, राजनीति शास्त्र खत्म हो जाएगा। मित्रों इन्हीं शब्दों के साथ आज के लेक्चर को ही विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर MP जैन साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी सरल भाषा में रेमंड आयरन के विचार के बारे में हम लोगों को समझाया। थैंक यू वेरी मच।